मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंडियन सोसाइटी ए हिस्टोरिकल परसेप्टिव, मतलब भारतीय समाज का आपके सामने जो उदाहरणों से, एक ऐतिहासिक उदाहरणों से संबंधित आपका पेपर होगा। इतिहास का हिस्ट्री माइनर का जो पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, उससे संबंधित कंप्लीट रिवीजन करवाने वाला हूँ। मैं जो क्लास लूँगा उसके अंदर आपका 1 शॉट रिवीजन होगा आपके अंदर, मतलब आप यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारी की सारी यूनिट का आपका अच्छे से रिवीजन होने वाला है। समझ में आ गया। साथ के साथ आप सभी बच्चों को एक टारगेट देता हूं, अपने को 25,000 सब्सक्राइबर तक। कितने सब्सक्राइबर तक? 25,000 सब्सक्राइबरों के करीब अपन पहुंच चुके हैं। हमें 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करना है, तो आपको एक एक बच्चे को सब्सक्राइब करना होगा चैनल। साथ के साथ ये चैनल मेरा नहीं, आपका ही है। आपको ये समझना है कि भाई मेरी जिम्मेदारी है इसके सब्सक्राइबर बढ़ाना। तो आपको क्या करना भाई, जब एग्जाम देने जाओ तब एक एक बच्चे से आप फ़ोन लेकर आप चैनल को सब्सक्राइब कराना है। समझ में आ गया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो मेरा इतना सा आपको काम कर देना है। साथ के साथ 5 बच्चों को वीडियो को जरूर से शेयर कर देना है। साथ साथ अगर कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। अब जो पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी बच्चों का सवाल आता है सर ये पीडीएफ कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बच्चों जो पीडीएफ मैंने पढ़ाई है, यही पीडीएफ आपको सेम हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करोगे, आपके सामने आपको पहुंच जाना है ऊपर की तरफ, यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हुआ यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर से फाइल वाले सेक्शन में आना है। कौन से सेक्शन में? फाइल वाले सेक्शन में आना है। जैसे यहाँ पर आओगे, आपको कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा? सर्च वाला ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर माइनर सर्च करना है। क्या सर्च करना है? माइनर सर्च करना है। जैसे माइनर सर्च करोगे, नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर लिखा होगा माइनर बीए ऑल सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। और माइनर सर्च करो तो एम छोटा होना चाहिए, आई भी छोटा, एन भी छोटा, ओ भी छोटा, आर भी छोटा। अपना जो कीबोर्ड होता है ना, उसमें क्या होता है, एम है ना, वो कैपिटल अक्षरों में अपने आप सेट वो होता है, मतलब ऑटो एडजस्ट होता है। तो उसको नहीं करना, एम छोटा ही रखना है और तब सर्च करना, तभी मिलेगी पीडीएफ। आप फिर काफ़ी बार कहते हो सर मिल नहीं रही, इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि आपका एम बटा होता है, MINOR। ये सर्च कर लेना, माइनर बीए ऑल सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। फिर इस पीडीएफ में आपको 15 नंबर पेज पे आ जाना है। कितने नंबर पे? 15 नंबर पेज पे आ जाना है। वहाँ पर आपको इंडियन सोसाइटी ए हिस्टोरिकल परसेप्शन के नाम से एक पीडीएफ मिलेगी और फिर उसको पढ़ना है अपने को। चलिए भाई शुरू करते हैं। भारतीय समाज में वर्ण और जाति की अवधारणाओं के बारे में समझाइए कि भारतीय समाज में वर्ण क्या होता है और जाति की अवधारणा क्या होती है, उसके बारे में अपन समझेंगे। भारतीय सामाजिक संरचनाओं का 2 सबसे महत्वपूर्ण आधार वर्ण और जाति हैं, जिन्हें अक्सर एक समझ लिया जाता है। मतलब अपन क्या क्या गलती कर बैठते हैं, जब बात वर्ण की आती है और जाति की, तब ऐसे सोचते हैं कि दोनों एक ही चीजें हैं। लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्ण अपने आप में एक अलग पद्धति है और जाति एक अपने आप में एक अलग पद्धति होती है। दोनों में आपके सामने क्या अंतर देखने को मिलता है? दोनों पद्धतियों में आपके सामने बहुत बड़ा डिफरेंस है, अभी अपन जानेंगे। तो वर्ण होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। कहाँ पर किया गया था वर्ण का उल्लेख? सबसे पहले ऋग्वेद के अंदर आपके सामने हमें किसका उल्लेख देखने को मिलता है? वर्ण का उल्लेख देखने को मिलता है। और ऋग्वेद में भी कहाँ पर? पुरुष सूक्त में। कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में आपके सामने हमें उल्लेख देखने को मिलता है वर्ण का। यह समाज को एक व्यापक व चतुष्कोणीय वर्गीकरण करता है। क्या करता है? समाज का आपके सामने चतुष्कोणीय, मतलब समाज को 4 भागों में बांटने का काम करता है। क्या काम करता है? समाज को 4 भागों में बांटने का काम कौन करता है? भाई वर्ण है, वो आपके सामने समाज को 4 भागों में बांटने का काम करता है। पहला है ब्राह्मण। कौन से है भाई? ब्राह्मण आपके सामने इसमें आते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण, जो जिनका काम आपके सामने क्या करता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 भागों में बांटा गया वर्ण। कितने भागों में? 4 भागों में। पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। देखो अब आप एक एक करके समझाऊंगा। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति आपके सामने, उस व्यक्ति के जो मस्तिष्क है, उसका एक व्यक्ति का जन्म हुआ ऋग्वेद के अनुसार, उस व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क ब्राह्मण कहलाया। अब मस्तिष्क का काम क्या होता है? दिमाग का भाई काम क्या होता है? सोचना, समझना, पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम होता है ना। तो समाज के अंदर कोई व्यक्ति है जो बौद्धिक पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से संबंधित, धर्म से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित काम करेगा, वे लोग क्या कहलाएंगे भाई? ब्राह्मण कहलाएंगे। और ब्राह्मण किसके समान बताए गए? मस्तिष्क के समान बताए गए किसी व्यक्ति के। अच्छा,
फिर नीचे वाला भाग आता है इंसान की बाजुएं, भुजा। तो भुजाओं का काम क्या होता है भाई, आपके कोई थप्पड़ मारे आप क्या करोगे, रक्षा करने का काम करोगे, सामने वालों के दोगे, फिर उसका हाथ पकड़ोगे, होता है ना ऐसा। तो ऐसा समाज का कुल जो रक्षा करने का काम करे, ऐसा समाज की रक्षा करने वाले जो आपके सामने लोग होते हैं उनको क्षत्रिय के नाम से जाना गया। और क्षत्रियों का जन्म किससे माना गया, आथों से माना गया। समझ में आ गया, क्षत्रियों का जन्म किससे माना गया, आथों से माना गया। फिर वैश्य, कोई भी व्यक्ति है उसका जो पेट होता है ना, पेट वाला हिस्सा, वो आपके सामने किसके लिए काम आता है भाई, व्यापार और कृषि के लिए। किसके लिए, व्यापार और कृषि के लिए आपके सामने कोई भी व्यक्ति है उसका, उस भाई एक बात बताओ, अपन कोई इंसान व्यापार करता है, पैसा कमाता है, उसे पेट भरता है कृषि से, तो पेट भरता है तो कौन सा आएगा भाई आपके सामने, वैश्य, है ना। जिसका पेट से आपके सामने जो या उत्पत्ति मानी गई उसको वैश्य के नाम से जाना गया। और जिसको जांघों से या फिर आपके सामने पैरों से जिसकी उत्पत्ति मानी गई वो वैश्य, जो इन सभी तीनों के तीनों वर्णों की क्या करते हैं भाई, आपके सामने सेवा कार्य करने का बात करते थे। यह ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी ये जातिगत आधारित नहीं, सॉरी जन्मजात आधारित नहीं बल्कि कर्म आधारित थी। क्या अंतर है भाई, आज के समय तो आप जन्म लेते किसी जाति में हिस्सा ले लेते हो, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले जो व्यक्ति जो काम करता था उसी हिसाब से उसमें डाल दिया जाता था। जाति, जाति शब्द का जन्म से संबंधित है। जाति का तो नाम ही आप देखो कहीं ना कहीं जन्म से संबंधित दिखाई पड़ता है। जहाँ वर्ण केवल 4 है वहाँ जातियाँ हजारों की संख्या में होती हैं। जातीय व्यवस्था अधिक कठोर है, खान पान, विवाह, पहनावा और उसके कड़े नियम होते हैं। जाति क्या है, जाति का जन्म कोई भी व्यक्ति के किससे होता है, कोई भी व्यक्ति का जन्म से संबंध होता है जातियों से। वर्ण केवल 4 प्रकार के हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के होते हैं। आज की बात करें तो जातियाँ हजारों की संख्या में है। वर्ण तो फिक्स 4 ही थे, लेकिन जातियाँ धीरे धीरे आपके सामने और बांट दी गई। ब्राह्मणों के भी अलग अलग प्रकार के भाग बांट दिए गए। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको अपने अपने अलग अलग भागों में बांट दिया गया। यह व्यवस्था अधिक कठोर है। कैसी व्यवस्था है, कठोर व्यवस्था है, जहाँ पर व्यक्ति का खान पान, किस व्यक्ति से विवाह करेगा, कैसे व्यवसाय करेगा, सारे के सारे आपके सामने कड़े नियम देखने को मिलते हैं। और सारे पदानुक्रमित मतलब हायरार्किकल है। हायरार्किकल मतलब अगर आपके सामने भाई कोई बड़ा है कोई छोटा है, इस हिसाब से देखने को मिलता है। वर्ण एक सिद्धांतिक ढांचा है, बल्कि जाति एक व्यवहारिक और क्षेत्रीय वास्तविकता है जो व्यक्ति को सामाजिक पहचान को जन्म से आधारित होती है। मतलब वर्ण एक प्रकार से कैसा सिद्धांत कि जो लोग जैसा काम करेंगे वैसे ही उनमें उनको ढांचे में डाल दिया गया सिद्धांतिक ढांचा है। बल्कि जाति क्या है, व्यवहारिक, जैसा लोगों का व्यवहार है, क्षेत्रीय, जैसे क्षेत्र में लोग रहते हैं उस हिसाब से उनको बांटा गया है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक एवं ब्राह्मणीय परंपराओं के अनुसार वर्ण व जातीय व्यवस्थाओं की चर्चा कीजिए। मतलब वैदिक और ब्राह्मण की जो ब्राह्मणीय जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से वर्ण और जातियों की व्यवस्थाओं के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। कौन कौन सी आपके सामने व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहली है, वैदिक काल में ब्राह्मणीय युग तक सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आए। मतलब वैदिक देखो, पहले उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल देखने को मिलता था, उसके बाद में जो अनेक और साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों का जो टाइम होता है उसको वो ऋग वैदिक काल था, वो उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। बाकी के जो वेद होते हैं उसको उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, पहले वाला ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक काल में ब्राह्मण समाज के अंदर कैसी वर्ण जातियां हुआ करती थी उसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक काल, इस समय वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी। मतलब जो ऋग्वैदिक काल था ना आपके सामने, इस समय आपके सामने जो समाज के अंदर जो व्यवस्थाएं थी वो जैसे लोगों के गुण हुआ करते थे, जैसे लोग कर्म करते थे उसके आधार पर निर्भर करती थी। ऋग्वेद में उल्लेख है कि समाज का विभिन्न वर्ग एक ही विराट पुरुष के विभिन्न अंकों से उत्पन्न हुआ है। तो मैंने बता दिया ना, कोई भी व्यक्ति है जिसका जन्म आपके सामने अगर मस्तिष्क से होता है तो वो ब्राह्मण कहलाया, अर्थों से हुआ तो क्षत्रिय कहलाया, पेट से हुआ तो वो शूद्र कहलाया, और पैरों से या जांघों से आपके सामने वैश्य की उत्पत्ति मानी जाती है। समझ में आ गया। ये समाज की एकता का प्रयोग है, प्रतीक। मतलब जैसे एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है तो उसमें चारों वर्ण आ गए, तो इसका अर्थ क्या है, समाज एक है, इसके बारे में बताया गया। तथा व्यवसायों में परिवर्तन संभव है। क्या बताया गया कि लोग, एक व्यक्ति हो सकता है अपना व्यापार करता है तो वो वैश्य कहलाया, लेकिन कभी वो पढ़ने लगा है उसका बेटा तो वो क्या कहलाएगा, उसका बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। तो व्यवसाय में परिवर्तन संभव है, लेकिन पूरा का पूरा समाज एक दिखाई पड़ता था, किसमें,
ऋग्वेदिक काल में। फिर आता उत्तर वैदिक काल। इस युग में ब्राह्मणीय ग्रंथों जैसे धर्मशास्त्रों, स्मृतियों ने वर्ण व्यवस्थाओं को जन्म आधारित बना दिया। मतलब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जो अलग अलग प्रकार के ग्रंथ देखने को मिलते थे, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हो गई, जिसमें धर्मशास्त्र व स्मृतियों ने क्या कर दिया, जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, जो हमारी समाज की व्यवस्था थी, उसको क्या कर दिया, आपके सामने जन्म आधारित बना लिया। आप जिस आपके सामने जिस व्यवस्था में जन्म लोगे, जिस वर्ण में जन्म लोगे, वैसे ही आप व्यक्ति बन जाओगे। अंतरजातीय विवाहों पर रोक लगने लगी और आपके सामने एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोग में कभी भी विवाह नहीं करते थे। इस प्रकार के विवाहों में रोक लगने लगी और अनुलोम विलोम प्रतिलोम जैसे विवाहों के कारण वर्णसर जो जातियों का उदय हुआ। क्या हुआ, आपके सामने पहले के कोई भी वर्ण में लोग आपस में विवाह कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे वो विवाह होने बंद हो गए और जब लोगों ने आपके सामने आपस में विवाह करना शुरू किया, इस प्रकार से अनेक प्रकार की जातियों का जन्म हुआ। ब्राह्मणीय परंपराएं। ब्राह्मणों ने स्वयं को समाज के शीर्ष पर स्थापित किया। ब्राह्मणों ने क्या किया, सब भाई पढ़े लिखे लोग होते थे, है ना। और फायदा क्या मिला ब्राह्मणों को आपके सामने, कि उस समय जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें क्या कि यज्ञ होते हैं ना, यज्ञ, उनका महत्व बढ़ गया और बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। अब यज्ञ को ब्राह्मण कराते थे तो बड़े बड़े राजा उनको क्या देने लगते थे, बड़ा बड़ा दान पुण्य या दक्षिणा देने लगे, तो पैसा भी आने लगा और जिसके पास पैसा आने लगा वो समाज पर अपने आप ही कंट्रोल रखता है। तो यही है, ब्राह्मणों ने धीरे धीरे खुद को समाज पे शीर्ष पर स्थापित किया और शुद्धता व अशुद्धता के सिद्धांत को विकसित किया। और क्या कर लिया भाई, अब समाज में जब कोई व्यक्ति ऊपर आता ना, तो उसका एक नियम है, समाज के ऊपर तबके का एक नियम होता है कि वो अपने बराबर किसी को नहीं आने देता है। जैसे कोई समाज ऊपर आता है, कोई नए नियम ला देता है। तो उन्होंने क्या किया, समाज में लोगों को अपने हिसाब बांटना शुरू कर दिया कि तुम शुद्ध लोग हो, तुम अशुद्ध लोग हो। धीरे धीरे शूद्रों की स्थिति में गिरावट आई और अस्पृश्यता जैसी कुरीतियां आज समाज में घर करने लगी। मतलब जो शूद्र होते हैं, समाज का जो सबसे निचला तबका है, उसको क्या कर दिया गया, अशुद्ध घोषित कर दिया गया और समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी जो अलग अलग प्रकार की समाज में कुरीतियां हैं, वो धीरे धीरे देखने को मिलने लग गई। समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो यूनिट फर्स्ट है वो आपके सामने अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 की तरफ। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है और आपको ही नहीं करना है, आपको अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करना है। चैनल मेरा नहीं भाई, अपन सब इस चैनल का हिस्सा हैं। आप सभी विद्यार्थी आपके सामने प्रयास करोगे तभी अपन 25,000 सब्सक्राइबर के टारगेट के करीब पहुंचेंगे। तो आपको करना है भाई ये। प्रश्न नंबर 3, भारतीय समाज में रिश्तेदारी के प्रकार, उनके क्षेत्रीय विविधताओं को समझें। भारतीय समाज में रिश्तेदारी के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्षेत्रीय विविधताएं क्या होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से समझें। रिश्तेदारी क्या होती है, रिश्तेदारी किनशिप। भाई आज के दिन थे हुए कौन, मैं तो रिश्तेदारी परेशान हाँ, सुने लोगों सब। तो क्या होती है रिश्तेदारी, जो रक्त या विवाह पे आधारित है। मतलब आपके सामने रिश्तेदारी होती है जो हमारे रक्त से, खून से जुड़े हुए लोग, या जो अपन ने संबंध स्थापित किए किसके माध्यम से, विवाह करके। जैसे आपके भाई फूफा जी हैं तो उन्होंने आपकी बुआ जी से शादी की, तभी तो वो आपके फूफा जी बने। तो यही है, कोई क्या तो रक्त के रिश्ते या विवाह आधारित जो रिश्ते होते हैं, उसी से रिश्तेदारी का निर्माण होता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री इरावती कर्वे ने भारत में रिश्तेदारी को क्षेत्रीय विविधता का गहरा संबंध बताया। मतलब समाजवादी इरावती कर्वे ने क्या कहा कि भारत में जो जितना क्षेत्रीयवाद की विविधता देखने को मिलती है, वो भारतीय किस में देखने को मिलती है, आपके सामने रिश्तों में भी देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी भाई आपके सामने, इसीलिए क्योंकि हमारा एक रिश्ता आपके सामने 50 किलोमीटर दूर है, एक आपके सामने अलग राज्य में भी देखने को मिल सकता है। तो हमारा खान पान, व्यवहार, बोलचाल, हाल चाल, सब कुछ हमारा एक दूसरे से जुड़ा रहता है एक रिश्तेदारी के माध्यम से, और क्षेत्रीय जो विविधता है उसको भी बढ़ावा मिलता है। उत्तरी क्षेत्र या पितृवंशीय व्यवस्था प्रधान है। विवाह के मामलों में ग्राम बहुविवाह, गांव के बाहर विवाह का पालन किया जाता है। भाई सीधी सीधी बात आप, हाँ उत्तरी भारत से हाँ 18 गांव की गांव में कम ही विवाह करें, दूसरी जगह तो विवाह करें, शेखावटी में तो कोई करे को नहीं, बाहर को मन बेरो को नहीं, है ना। दूसरे गांव से ही शादी करते हैं, दूसरे गांव में को भी अपन तो ये रहता है कि 2-3 गाँव को ही छोड़कर शादी किया जाता है। या रक्त संबंधियों और वैवाहिक संबंधों के बीच में दूरी रखी जाती है। मतलब जो ब्लड रिलेशन होता है उनके बीच में, मतलब जनसा अपना खून को रिश्ता है ना, उससे कदे भी रिश्तेदारी को निभाई जा, 3-4 गोद छोड़ जाए, उसके बाद में शादी करी जाए।
दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ रिश्तेदारी अधिक लचीली होती है। उरे क्यों आपके सामने दक्षिण क्षेत्र में या मेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच में भी विवाह की प्राथमिकता दी जाती है। उरा उल्टो सिस्टम है। दक्षिण भारत में जाओगा, उठे मामा को फुप्पा का भाई बहना का बीच में शादी करने पर ज़्यादा जोर दिया जाए, आपस में शादी करने पर ज़्यादा जोर दें, और आपा करा को नहीं। उत्तर भारत में यहाँ परिवार के भीतरी संबंध है वो प्रगाढ़ होते हैं। और क्या परिवार का भीतरी संबंध मजबूत करने को प्रयास करें, क्यों रिश्ते टूटने के कम चांस रहते हैं ऐसे में। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ जनजातीय प्रभाव अधिक है। जो पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है ना, यहाँ जनजातियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कुछ समुदाय जैसे मेघालय में खासी जनजातियों में मातृवंशीय प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। मेघालय में क्या है कि जैसे अपने तो शादी करके लड़की लड़के के घर पे जाती है, मेघालय में उल्टा है, लड़का लड़की के घर पे जाता है। सारे काम आपके सामने वहाँ पर कौन करती है? लड़की। कोई दुकान पे जाओगे मेघालय में, लड़की आपको दुकान पे देखेगी। घर का काम कौन करेगी? लड़का, और बाहर का काम कौन करेगी? लड़की। समझ में आ गया आपको? इसके थोड़े हंसी मजाक वाली चीज़ लग सकती है, लेकिन वास्तविकता है मेघालय एक मातृवंशीय प्रजाति है, पाया जाता है। यह जहाँ संपत्ति और नाम माता की पुत्री के नाम पर देखने को मिलता है। जहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलता है? जो माता की जो पुत्री होता है ना, उसी के नाम पर। मजा आपन तो जो भी कोई जय मान ले 10-100 बीघा जमीन है, आप बेटा नाम करने की सोचें, लेकिन उठे के देखने मिलेगी बेटी का नाम करेगा मेघालय में। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो मातृवंशीय व्यवस्था देखने को मिलती है कहाँ पर? मेघालय में। अगले वाला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय परंपराओं में विवाह, परिवार व गृहस्थ व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो पुरानी भारतीय व्यवस्था होती ना, उनमें विवाह कहाँ है करता, परिवार कहाँ करता और गृहस्थ जीवन कहाँ करता, उसका बारे में विस्तार से पढ़ाना था। प्राचीन भारतीय आश्रम में आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना। अब वो भी था मेरा 4 प्रकार का भारत में आश्रम बनाया गया जन्म कोई भी व्यक्तिगत जीवन पर आधार पर। पहले 100 साल का जीवन होया करता, तो 0 से 25 साल के बीच में ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम के जठे बच्चों पढ़ाई लिखाई कराया करता हूँ। फिर 25 से 100 के बीच में आदमी ने गृहस्थ आश्रम, जिका आदमी विवाह करे, अपने गृहस्थी निभावे। 25 से 100 50 के बीच में, गलत बोल दिया मैंने भाई, 50 से 75 के बीच में आपके सामने कौन सा आश्रम होता था? वानप्रस्थ आश्रम। कि व्यक्ति को अपने बच्चों की शादी करके धीरे धीरे गृहस्थी को त्याग करके वनों की तरफ अपनी पूजा पाठ के लिए जाना होता था, है ना। और अगले वाला आश्रम 75 से आगे जितना भी इंसान जीवन जीता था, संन्यास आश्रम। इसमें क्या करना होता था? कोई भी व्यक्ति है उसको अपना पूरा का पूरा जीवन भक्ति को देना होता था, वो संन्यास आश्रम के नाम से कहलाता है। विवाह, प्राचीन ग्रंथों में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया। क्या माना गया? भी आपके सामने प्राचीन ग्रंथ है, उसमें एक धार्मिक संस्कार, विवाह करना एक धार्मिक प्रवृत्ति की चीज मानी गई। स्मृतियों में विवाह को 8 प्रकार से वर्णन किया गया। क्या करेगो? जो स्मृतियां लिखी गई है भी एक साहित्य का प्रकार है, जैसे उपनिषद जो धार्मिक साहित्य हिंदू धर्म का, उसमें विवाह के 8 प्रकार माने गए। जैसे कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, ये अलग अलग प्रकार के आपके सामने विवाह होते थे। इनके अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य धर्म की पालन करना और वंश की शुद्धि वृद्धि करना था। मतलब विवाह को करने के अर्थ क्या है? कर तो धर्म को पालन करना, जी धर्म में थे हो धर्म की शादी करना, है ना। आपका सामने जो हमारी संस्कृति है उन आगे बढ़ानो, वंश ने जनसंख्या ने आगे बढ़ानो भी उसमें को एक मुख्य उद्देश्य है करता। परिवार, प्राचीन भारत में संयुक्त परिवार की कॉन्सेप्ट देखने को मिलता था। कैसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता था? संयुक्त परिवार, कि सभी लोग आपके सामने, सारे के सारे लोग एक जगह मिलजुल कर रहते थे। इस प्रकार के आपके सामने क्या देखने को मिलता था? प्रधानता देखने को मिलती थी। जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट चलता था। परिवार का मुखिया सबसे बुजुर्ग पुरुष होता था। मतलब गांव को या घर को सबसे मुखिया कौन होता? सबसे जो बड़ो व्यक्ति होता ना, वो आपके सामने घर को सबसे बड़ो व्यक्ति मतलब मुखिया है करता। या था दादो आज के टाइम में मुखिया है ना, यही के टाइम पे, जिसे कुलपति या गृहपति के नाम से जाना जाता। के नाम से जाना जाता हूँ? कुलपति या गृहपति के नाम से जाना जाता हो। के नाम से जाना जाता हो? कुलपति या गृहपति के नाम से जाना जाता। नाम रट लियो भाई। आज के टाइम पे मुखिया बोला, पहले कुलपति या गृहपति के नाम से जाना जाया करता। परिवार के सभी सदस्य एक रसोई में भोजन करते थे। एक थाली में बैठ के खाना लो कॉन्सेप्ट चलिया करते पहले। और सामूहिक संपत्ति का अधिकार, और सारा का सारा लोग हैं को नहीं कि मैं अलग अलग मकान करके न्यारा करके रह जाऊँ ना, एक जगह ही रहा करता, एक ही जमीन में रहा करता, एक एरिया बनाता, वो एरिया के अंदर ही सारा का सारा लोग रहा करता। समझ में आ गया आपको अच्छे से? यह व्यवस्था थोड़े दिन पहले तक ही चलती थी, आफ्टरली जनरेशन में खुई हुई है बात। गृहस्थ व्यवस्था,
गृहस्थ का सभी आश्रमों का आधार माना है। गृहस्थी जितने भी जो हमारे समाज में आश्रम देखने को मिलते हैं, सभी आश्रमों से आपके सामने उसका जो सबसे मेन आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम, क्योंकि वो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ व संन्यास में भरण पोषण करता था। मतलब गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण क्यों मान्यो? गृहस्थी में जो लोग होता ना, वह अन्य जितना भी आश्रम का लोग होता, जहाँ कोई आदमी ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी मतलब बालक है, वो पढ़ाई करने जा रहा है, तो गृहस्थ भाई माँ बाप पालेगा, तो माँ बाप क्या में गृहस्थ आश्रम है। फिर वानप्रस्थ आश्रम, बूढ़ा, अपने घर का जो बूढ़ा बुजुर्ग हुई, उन्हें कौन रोटी दी? भाई थारा माता पिता ही दी, तो वह भी गृहस्थ आश्रम है। और सन्यासी, कोई थारा घर बाहर को साधु संता को उन भिक्षा कौन दे? गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम का उस जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देखने को मिलता था। गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य 5 महायज्ञों के संपादन और पितृ ऋण से मुक्ति माना गया। मतलब 5 महायज्ञ करना जरूरी हो तो, और पितृ ऋण मतलब जो भैया आपका पूर्वज होया करता, उनको जो ऋण देनो, जो पिंड दान अफा जो बोलना वो करना जरूरी होया कर। तो ये गृहस्थ आश्रम को सबसे मुख्य पॉइंट था। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भाई यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सामाजिक व व्यावसायिक श्रेणियों की बात करें। किसकी? सामाजिक व व्यावसायिक श्रेणियां क्या होती हैं? भारतीय समाज ने जनजातियों और कृषक समुदायों की चर्चा कीजिए। मतलब जो भारतीय समुदाय उसमें जनजातियां कैसी है और कृषक समुदाय है वो कैसा, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है, भारतीय समाज केवल नगरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 2 बड़े स्तंभ जनजातियों व कृषक व समुदाय थे। मतलब उस समय क्या समाज में जनजाति कहें की होती और किसानी के प्रकार की होती, इसका बारे में अपन विस्तार से पढ़ाना। पहला पॉइंट है जनजातीय समुदाय। इन्हें आदिवासी के नाम से भी जाना जाता था। जनजातियां के नाम से जाना जाए तो आपके सामने आदिवासी का नाम से भी जाना जाता। आदिवासी मतलब जो लोग आपके सामने कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, उनको आदिवासियों के नाम से हम जानते हैं। ये मुख्य रूप से वनों और दुर्लभ क्षेत्रों में निवास करते हैं। मतलब अया की जगह निवास कराया करता, जठिया आपके सामने बहुत कम लोग निवास कर सके हैं। कोई पहाड़ा पे, कोई जंगला में, है ना, ऐसी जगह पर। ये इनकी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और सामाजिक नियम होते थे। मतलब ये लोग अपनी भाषा में आपके सामने बात करते थे, इनकी संस्कृति होती थी, इनकी खुद की बोली हुआ करती थी। जो 2 लोग आपस में बात कर रहे थे आपके सामने, जब नगरीय व्यवस्था में जाओगे, अगर आप मैदानी क्षेत्र में जाओगे, बड़े शहरों में जाओगे, तब आप उन लोगों की भाषा एक पढ़े लिखे लोगों जैसी होती थी। लेकिन जो आदिवासी समाज होता था, इनकी खुद की अलग संस्कृति थी, उन लोगों से अलग इनकी भाषा हुआ करती थी, और इनके खुद के अपने नियम हुआ करते थे। मतलब ये भाई जंगलों में रहते थे, बाहर के समाज से कटे हुए होते थे आपके सामने, तो इनकी खुद की भाषा, संस्कृति और नियम देखने को मिलते थे। साथ को साथ प्रकृति को मानने वाले लोग थे। क्यों भाई? क्योंकि प्रकृति को इसलिए मानते थे क्योंकि इनका खाना वनों से आता था, भोजन वो वनों से आता था। इनकी रक्षा कौन करती थी? प्रकृति, वो इनकी रक्षा करती थी। कोई अगर बीमार हो गया तो जड़ी बूटी से इलाज करते थे आपके सामने। तो प्रकृति से इनका अधिक जुड़ाव देखने को मिलता था। तो ये पूछते भी किसको थे भाई? प्रकृति को ही पूछते थे। इनका जीवन सामूहिक स्वामित्व पर आधारित था। मतलब इनका जीवन किस चीज़ पर रहता था? सारे लोग मिलजुल कर रहे, इस चीज़ पर इनका समाज जो पूरा का पूरा जीवन है वो आधारित रहता था। अगले वाला समुदाय है कृषक समुदाय। कृषक समुदाय कौन सा होता है? भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है। मतलब भारत की जितनी भी जनसंख्या है वो लगभग किस चीज़ पर आधारित है भाई? आपके सामने कृषि पर, फसलों पर आधारित देखने को मिलती है। कृषक समुदाय का ढांचा जमीन के स्वामित्व से जुड़ा हुआ था। मतलब जो किसानी से संबंधित आपके सामने जो चीज़ें देखने को मिलती थी वो किससे जुड़ा हुआ था? स्वामित्व से जुड़ा हुआ था। जिनके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होती थी वो उतने ही ज़्यादा बड़े भूभाग पर क्या कर सकता था? कृषि कर सकता था। मध्यकाल में जाट, कुर्मी व पाटीदार जैसे कृषक समुदाय और सामाजिक रणनीति के रूप में खुद को संगठित किया। मतलब जो वैश्य हुआ करते थे ना, उसके अंदर कृषि समुदाय को रखा करते थे। इन दोनों समुदाय के बीच में अक्सर सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था, जिसे समाजशास्त्रियों ने संस्कृतिकरण के नाम से जाना गया। मतलब जो आदिवासी लोग हुआ करते थे और जो आपके सामने कृषक वंश समाज हुआ करता था, दोनों के दोनों समाजों के बीच में आपस में क्या है? मेल जोल मिलाप देखने को मिलता था, और जो संस्कृति का आदान प्रदान देखने को मिलता था उसको संस्कृतिकरण के नाम से जाना गया है। तो ये थी आपके सामने यूनिट नंबर 3। लास्ट नंबर यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो भैया, आपके सामने आपको बहुत फायदा होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने से। सामाजिक व धार्मिक आंदोलन 10,000 से लेकर 1,000 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में जो आंदोलन देखने को मिलता है उसको सामाजिक व धार्मिक आंदोलन के नाम से जानते हैं।
1000 से 1800 ईस्वी के बीच में भारत में विभिन्न प्रमुख सामाजिक व धार्मिक आंदोलन हुए। मतलब 1000 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के अंदर भारत में अनेक प्रकार के आंदोलन देखने को मिले। कौन कौन से थे भाई इसमें? इस कालखंड में भारत में भक्ति व सूफी लहर, समाज में क्या हुआ, आपके सामने जो मुस्लिम आक्रांताएं हैं उन्होंने भारत पे राज करना शुरू कर दिया था और वो क्या कर रहे थे, हमारे धर्म को धीरे धीरे दबाने का प्रयास कर रहे थे। समाज में अलग अलग प्रकार की कुरीतियां देखने को मिल रही थी, धार्मिक पाखंडवाद देखने को मिलता था और जो जातिगत भेदभाव है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। इसीलिए आपके सामने हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है और मुस्लिम धर्म में सूफी आंदोलन की शुरुआत होती है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को आपके सामने एकजुट करने का प्रयास करता है, लोगों में भेदभाव मिटाने का काम करता है, जिसने रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी। और इसने क्या किया, दोनों ने आपके सामने समाज में जो रूढ़िवादी व्यवस्था हुआ करती थी उसको चुनौती दी। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू होकर उत्तर भारत तक फैला। मतलब जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, दक्षिण भारत से होती है और धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ फैलता चला जाता है। रामानुजाचार्य, कबीरदास, नानक, मीरा, चैतन्य महाप्रभु जैसे इसके प्रमुख लोग हुआ करते थे। भक्ति आंदोलन में कौन थे? रामानुजाचार्य, कबीरदास, नानक व मीरा जैसे आपके सामने प्रमुख स्तंभ होते थे। भक्ति आंदोलन है वो आपके सामने दो मुख्य धाराओं में बटा, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति धारा जो ईश्वर को निराकार रूप को मानते थे, मतलब ईश्वर है उसकी मूर्ति पूजा का सख्त विरोध करते थे। अलग अलग प्रकार के धार्मिक पाखंडवाद, यज्ञ, तीर्थ जैसी जो चीज़ें होती है उनका भी विरोध करते थे और बात करते थे आपके सामने हमारा जो समाज है उसमें जो ईश्वर है वो कण कण में व्याप्त है, इसके बारे में बात करते थे और बताते थे कि निर्गुण ब्रह्मा ही उनका ईश्वर है। सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा वो धारा है उसके जिसके अंदर ईश्वर के साकार रूप, कैसा रूप, ईश्वर के साकार रूप की बात की गई, जहां पर ईश्वर है उसके रूप की पूजा की गई। जैसे राम कृष्ण भक्ति धारा, वैष्णव भक्ति धारा, शैव भक्ति धारा और उसके अंदर आपके सामने कृष्ण भक्ति धाराएं, कुछ सगुण भक्ति आंदोलन की कुछ प्रमुख धाराएं बनी, जिसके अलग अलग संतों ने उनको माना, उस पर साहित्य की रचना की और समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। इन संतों ने जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा व जटिल कर्मकांडों का विरोध किया। इसमें जितने भी जो संत हुआ करते थे इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा और जो समाज में जो कर्मकांड, यज्ञ, तीर्थ जैसे जो महंगे महंगे चीज़ें देखने को मिलती थी, छुआछूत जैसी चीज़ें देखने को मिलती थी, उसको इन्होंने हटाने का काम किया। समझ में आ गया? ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और मानवता को सर्वप्रिय माना। क्या माना? हर व्यक्ति को आपके सामने ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। सूफी आंदोलन, यह इस्लाम के भीतर एक रहस्यवादी आंदोलन था। सूफी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म के अंदर इसकी शुरुआत होती है। चिश्ती और सुहारवादी जैसे सिलसिलों ने प्रेम, संगीत व कव्वाली और सहिष्णुता का प्रचार दिया। इस्लाम धर्म जो अपनी कट्टरता के लिए प्रसिद्ध है, सूफी आंदोलन इसके उलट सभी लोगों को एकजुट ईश्वर से प्रेम करके सानिध्य, भजन और कव्वाली के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की बात की जाती थी। आज के समय जो आप जो एक कव्वाली सुनते हो ना, नुसरत अली खां के जो आपने गाने सुने होंगे, वो किसकी देन है? सूफी आंदोलन जैसे आंदोलनों की कुछ देन है। वो कव्वाली परंपरा वहां से चली आती है। खानका है सूफी केंद्र हिंदू मुस्लिम एकता के केंद्र बनते चले गए। चलिए भाई लास्ट वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। भारतीय समाज पर भक्ति व सूफी आंदोलन का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। भक्ति और सूफी आंदोलन ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। पहला पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। इन आंदोलनों ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दूरियों को कम कर किया। मतलब जो भक्ति और जो सूफी आंदोलन इन्होंने क्या किया, आपके सामने हिंदू और जो मुस्लिम लोग हैं, धर्म के लोग हैं, इनके बीच में कट्टरता देखने को मिलती थी। क्या देखने को मिलती थी? कट्टरता। एक दूसरे को भाई देखना ही नहीं चाहते थे, एक दूसरे को मारने पर तुले रहते थे। तो इन दूरियों को इन्होंने, ये जो आंदोलन है इन्होंने कम किया। कबीरदास और नानक जैसे जो संत हैं इन्होंने दोनों धर्मों की बुराइयों पर प्रहार किया। और कबीरदास और जो नानक, गुरु नानक जैसे जो लोग हैं, जो बड़े संत हैं भाई, पूजनीय संत है, इन्होंने चाहे हिंदू धर्म में कोई कमियां हैं, चाहे आपके सामने मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में कोई कमियां, दोनों को इन्होंने खूब विरोध किया। और एक साझा संस्कृति की बात की, गंगा जमुनाई तहजीब की एक बात की। सामाजिक समानता,
इन आंदोलनों ने सामाजिक व्यवस्थाओं की जड़ों को हिला दिया। मतलब जो आपके सामने भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन ने क्या किया भाई, आपके सामने हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था है उसको पूरा का पूरा आपके सामने हिला कर रख दिया। जैसे कबीरदास जुलाहा थे, नीची जाति से आते थे, रैदास चर्मकार थे, और सेना आपके सामने नाई समाज से आते थे। तो ये वो समाज का वैश्य और शूद्र समाज से आने वाले संत हुए जिन्होंने क्या किया, संत बने और समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। और इन्होंने ये बताया कि जो शूद्र लोग हैं जिनको ईश्वर भक्ति के लिए मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, भक्ति नहीं करने के अलाउ किया जाता था, वो लोग भी ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। स्थानीय भाषाओं का विकास, इन संतों ने संस्कृति और अरबी के बजाय आम जनता जैसे हिंदी, बंगाली, पंजाबी व मराठी में उपदेश दिए। मतलब जितने भी जो संत हैं इन्होंने क्या किया, संत और जो कठिन भाषाएं थी जैसे संस्कृत और अरबी, इसमें इन्होंने भाषण नहीं दिए, बल्कि जो स्थानीय भाषा हुआ करती थी हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मराठी में उपदेश दिए, जिससे जो क्षेत्रीय साहित्य है उसका विकास होता है। मानवतावाद, इन आंदोलनों ने सेवा व दान के महत्व को बढ़ाकर समाज को क्या किया, नैतिकता को भी बढ़ावा देने का काम किया। तो ये है बच्चों आपका जो हिस्ट्री का पेपर होने वाला है, इंडियन सोसाइटी ए हिस्टोरिकल परसेप्शन, इसके बारे में मैंने पढ़ाया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।